अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने अगेन क्लास 9th बायो का ही टॉपिक स्टडी करना है और है लेक्चर नंबर 3। और हमने टॉपिक क्या स्टडी करना है? प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था पूरा बायोलॉजिकल मेथड। हमने बायोलॉजिकल मेथड को सीख लिया है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, उसके कितने स्टेप्स होते हैं और किस स्टेप का क्या मतलब होता है और किस स्टेप में क्या किया जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर टाइम में कोई ना कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसी थी कि जिसको सॉल्व करने के लिए पूरा बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ किया जाता था। तो जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है वो है मलेरिया। मलेरिया डिजीज़ की हमने स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल मेथड के उस टाइम में कि जब आपकी बुक के हिसाब से जो एग्जांपल है वो मलेरिया के हैं कि मलेरिया डिजीज़ को हमने सॉल्व करना है जो कि एक टाइम में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिससे बहुत सारी अमवात हुई हैं। ठीक है, तो उस टाइम में उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया गया बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो करते हुए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल स्टोरी की तरह है। अगर आप इंटरेस्ट लेके समझेंगे तो आपको ज़रूर कहानी याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, या इस तरह भी है कि मलेरिया डिजीज़ के बारे में बताना, यानी एक्सप्लेन डिजीज ऑफ मलेरिया विद द रेफरेंस ऑफ एक्सप्लेन बायोलॉजिकल मेथड विद द रेफरेंस ऑफ मलेरिया। ठीक है, कि बायोलॉजिकल मेथड को एक्सप्लेन करना है बट मलेरिया डिजीज़ के हाथ से एक्सप्लेन करना है। अगर आपके पास सवाल ये आता है कि आप बायोलॉजिकल मेथड बताएं बट रेफरेंस ऑफ मलेरिया के लिहाज से बताएं, तो फिर आपको इसी तरह सॉल्व करना है जो मैंने आज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अगर आप जस्ट ये पूछते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड बताएं उससे कितने स्टेप्स होते हैं, तो फिर आप वो बताएंगे जो हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ाई। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर से छोटी छोटी डेफिनेशंस आती है, कभी ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कभी हाइपोथेसिस की पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, बट इसका आपको ख्याल रखना है, अगर आपसे पूछते हैं बायोलॉजिकल मेथड बताइए बट विद द रेफरेंस ऑफ मलेरिया, तो फिर आपको ये वाले टॉपिक्स लिखना है जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर सिंपल बायोलॉजिकल मेथड पूछते हैं तो फिर आपने वो पढ़ना है, वो लिखना है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ओके, अब पढ़ते हैं मलेरिया के हवाले के। भाई मलेरिया उस वक्त में कैसी प्रॉब्लम थी, किस तरह सामने आई और इसको किस तरह सॉल्व किया गया। देखो, मोर देन 2000 ईयर्स अगो फिजिशियन वर फेमिलियर विद मलेरिया। आज से कुछ 2000 साल पहले या 200 साल पहले क्या थे, फिजिशियन यानी डॉक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, वो मलेरिया के बारे में जानते थे। दे डिस्क्राइब इट एज अ डिजीज ऑफ चिल एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स। उनको ये पता था कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होते हैं, सर्दी लगकर बुखार चढ़ जाता है और रिकरिंग अटैक्स यानी बार बार बुखार चढ़ जाता है। ही ऑल्सो थॉट दैट स्टेगनेंट वाटर ऑफ मार्शी प्लेसेस पॉइजन द एयर। और उनकी ये भी सोच थी कि ऐसे इलाके जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे पानी ठहरता है, ठीक है, जहाँ गंदा पानी रुका हुआ होता है, या जो ढलवान से नीचे वाले इलाके होते हैं, जो नमी वाले इलाके होते हैं, तो वहाँ पर जब गंदा पानी ठहरता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, सो ड्यू टू द ब्रीथिंग इन दिस एयर विच इज़ कॉल्ड बैड एयर। तो इन्होंने कहा कि जो मार्शी प्लेसेस होते हैं ना, जो नमी वाले इलाके होते हैं, जहाँ पानी खड़ा हुआ होता है, तो उस गंदे पानी की वजह से वहाँ की हवा गंदी हो जाती है। तो जब लोग उस गंदी हवा में सांस लेते हैं तो उनको मलेरिया हो जाता है। तो उस वक्त के साइंटिस्ट ये सोचते थे, क्योंकि मलेरिया का जो लैटिन में मतलब है ना, लैटिन वर्ड है मलेरिया, जिसमें मेला का मतलब है बैड और एरिया का मतलब एयर है। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई जो मार्शी प्लेसेस हैं, नमी वाले इलाके, वहाँ जो गंदा पानी खड़ा होता है, उस गंदे पानी की वजह से वहाँ की हवा आलूदा हो जाती है, जरासीम होते हैं। तो जो लोग उस हवा में सांस लेते हैं तो उस हवा की वजह से उनको मलेरिया हो जाता है। ये उस वक्त के साइंटिस्ट सोचते थे। ठीक है, अब उन्होंने अपनी इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को मजीद क्लेरिफाई किया। दे ऑल्सो गेव सम पीपल टू ड्रिंक स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द मार्शेस बट दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। अब ये जो बात उन्होंने सोची, जो बात उन्होंने कही कि भाई गंदा पानी, क्योंकि वहाँ पे गंदा पानी मौजूद है तो उसकी वजह से हवा में जो है वो जर्म्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी इस ऑब्जर्वेशन को क्लेरिफाई करने के लिए वहाँ के लोगों को वहाँ का पानी पिलाया, मतलब वो स्टेगनेंट वाटर पिलाया, वो पानी ड्रिंक करवाया। जो पानी वहाँ पे जमा हुआ था ना, इकट्ठा हुआ था, वो पानी कुछ लोगों को पिलाया एक्सपेरिमेंट करने के तौर पर। ठीक है, तो जब उन्होंने वो पानी लोगों को पिलाया तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ गया। ठीक है, इन 17th सेंचुरी, 17वीं सदी की बात है, व्हेन न्यू वर्ल्ड अमेरिका वॉज डिस्कवर, जब अमेरिका डिस्कवर हुआ था, अमेरिका स्टार्ट ट्रेड विद इन अदर कंट्रीज। अमेरिका ने क्या किया, तिजारत स्टार्ट की दूसरे ममालिक के साथ। तो उसने क्या किया, यूरोप को कुछ पौधे भेजे। ठीक है, यूरोप को कुछ प्लांट्स भेजे, और वो प्लांट्स कैसे थे, जो एज अ मेडिकेशन के तौर पर, मेडिसिन के तौर पर यूज़ किए जाते थे। अ ट्री नोन एज क्यूना क्यूना। अब उनमें एक ट्री था जिसका नाम था क्यूना क्यूना। उसका बाग यानी उसकी जो छाल थी वॉज वेरी यूजफुल फॉर क्योरिंग फीवर। उस वक्त जो प्लांट, जो मतलब जो अमेरिका से इम्पोर्ट होकर जो प्लांट्स यूरोप में आए थे, तो उनमें एक प्लांट था क्यूना क्यूना, जिसकी छाल यानी उसकी जो बाग थी वो बहुत यूज़फुल थी, यानी लोग उसको बहुत इस्तेमाल करते थे बीमारी का इलाज करने के लिए। कौन सी वाली, बुखार का इलाज करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो मलेरिया वाली बीमारी में भी क्या होता था, बुखार होता था। ठीक है, तो क्या हुआ, इट्स ऑल्सो यूज बाय मलेरिया पेशेंट। तो उसको, उसकी छाल को दवाई के तौर पर बाकी लोगों ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिनको मलेरिया होता था। ठीक है, अब इस सब की वजह से क्या हुआ कि जो बाग थी, यानी जो क्यूना क्यूना ट्री की जो बाग थी, उसकी जो छाल थी, उसकी कमी होना शुरू हो गई। ठीक है,
तो उसकी शॉर्टेज हो गई। अब जब उसकी शॉर्टेज हो गई तो कुछ जो ताजर थे उन्होंने बेईमानी के साथ क्या किया, उन्होंने जो है एक दूसरा प्लांट मंगवाया, ठीक है, जिसका नाम था किनकोना, ठीक है। अब इन्होंने ये जो प्लांट मंगवाया ना, इन्होंने इस प्लांट को यूज़ करने शुरू कर दिया क्यूना क्यूना की रिप्लेसमेंट में, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क इसलिए पता नहीं चला क्योंकि जो क्यूना क्यूना और किनकोना, इन दोनों की जो छाल थी ना, दोनों की जो बाग थी वो बहुत मिलती जुलती थी, इतनी सिमिलर थी कि दोनों का डिफरेंस पता ही नहीं चला, ठीक है। तो इन्होंने बेईमानी के तौर पर, क्योंकि ये दरख्त कम पड़ गया, इसकी छाल कम पड़ गई, तो उन्होंने इस दरख्त को मंगवाना शुरू कर दिया, यानी इसकी छाल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और मज़े की बात यह है कि उनकी इस बेईमानी की वजह से फ़ायदा भी हो गया, ठीक है। अक्सर ऐसा नहीं होता ना कि बेईमानी से फ़ायदे होते, नुकसान ही होते हैं ज़्यादातर। यहाँ जो उन्होंने बेईमानी की, ताजरों ने, यानी एक प्लांट के रिप्लेसमेंट में दूसरा प्लांट यूज़ करवाना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। फ़ायदा किस तरह से हुआ कि ये जो किनकोना वाले दरख्त की छाल थी ना, इस वाली छाल से लोग ज़्यादा जल्दी ठीक होते थे बनिस्बत क्यूना क्यूना की दरख्त की छाल के, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या रीज़न था कि क्यूना क्यूना लेने वाले लोग आराम से ठीक होते थे और जो किनकोना वाले लोग थे वो जल्दी ठीक हो जाते थे, वो इसकी बाइक यूज़ करके जल्दी ठीक हो जाते थे? क्योंकि रीज़न ये था कि इनमें केमिकल कंपाउंड मौजूद था, कौन सा वाला, क्यूनिन, ठीक है। क्या हुआ क्या कि जब लोगों ने इस वाले प्लांट को यूज़ करना शुरू कर दिया, उसकी रिप्लेसमेंट में ताजर लेकर आए थे, कैसे, लेकिन वो क्यों लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि वो दिखने में बहुत सिमिलर थे, उसकी छाल और क्यूना क्यूना की छाल बिल्कुल एक जैसी थी, तो लोगों को फ़र्क पता नहीं चला। लेकिन उसके रिजल्ट में हुआ क्या कि उस छाल को यूज़ करने से लोग ज़्यादा जल्दी रिकवर होने लग गए एज़ कम्पेयर टू क्यूना क्यूना की दरख्त की छाल के, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या था, क्यों ये सामने आई ये चीज़? इसका रीज़न ये था कि जो किनकोना ट्री था उसकी छाल के अंदर भी एक केमिकल कंपाउंड, जब उसका टेस्ट किया गया तो ये बात सामने आई कि भाई उसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम क्यूनिन है। तो बेसिकली इन दोनों दरख्त की जो छालें हैं उनमें सिमिलर कंपाउंड मौजूद है क्यूनिन नाम का, जो बेसिकली मलेरिया फीवर को रिकवर करने के या फीवर को रिकवर करने के या उसको क्योर करने के काम आ रहा है, ठीक है। तो बात समझ है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब क्यूना क्यूना प्लांट लोगों ने किनकोन प्लांट ट्री यूज़ करना शुरू कर दिया तो उससे क्या हुआ कि उसकी छाल और उसकी दूसरे की छाल एक जैसी थी, तो लोग किनकोना वाली ट्री की छाल से ज़्यादा जल्दी रिकवर होने लगे बस बनिस्बत क्यूना क्यूना ट्री की छाल के। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या था कि उसमें केमिकल कंपाउंड मौजूद था जो कि क्या था, क्यूनिन था, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो उस बीमारी पर काबू पाया जा रहा था और वो लोग ठीक हो रहे थे। तो क्या किया फिजिशियंस ने इसी को लोगों को एज आ मेडिसिन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, बगैर इस बात का रीज़न जाने कि मलेरिया का असल वजह क्या है, मलेरिया क्यों फैल रहा है, मलेरिया को फैलाने की असल वजह क्या है। तो उन्होंने किनकोन जो बात थी उसी से लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दिया बिना इस बात का रीज़न जाने कि मलेरिया क्यों हो रहा है, ठीक है। ये सारी कहानी हो गई हमारी इंट्रोडक्शन के मलेरिया कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था, किस किस तरह से। अब उसके बाद इस पर शुरू हुई सारी की सारी बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई कर लिया, क्योंकि उस टाइम की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। जो कुछ अवेलेबल था उससे लोगों का इलाज शुरू हो गया। किन कौन से लोगों का इलाज शुरू हो गया, क्योंकि उसके अंदर केमिकल कंपाउंड था, क्यों नहीं, जिससे लोग रिकवर हो रहे थे, जो कि इफेक्टिव मेडिसिन थी उस टाइम के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ, इस पर बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई किया गया इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि इसको एक्यूरेट इसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि फिजिशियंस तो थे यानी डॉक्टर्स जो थे उन्होंने क्यूना क्यूना के बजाय किन कौन को देना शुरू कर दिया, बट उन्होंने इसका रियल कॉज नहीं जाना कि मलेरिया हो क्यों रहा है, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, 200 साल गुजरने के बाद इट वॉज फाउंड डेट, ये बात यानी ये सब जब हो रहा था ना, इसके 200 साल गुजरने के बाद क्या हुआ, ये बात सामने आई, ये डिस्कवरी सामने आई कि भाई कुछ छोटे छोटे जानदार मौजूद हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे जानदार है कहाँ से आए, अंडर माइक्रोस्कोप किसी ने ऑब्जर्व किए, ठीक है। तो इन तमाम कहानियों के 200 साल बाद क्या हुआ, किसी ने ये डिस्कवरी की अंडर माइक्रोस्कोप कि छोटे छोटे जानदार मौजूद हैं हमारी अर्थ के ऊपर जो क्या काम कर रहे हैं, बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं, ठीक है। तो इस डिस्कवरी के बाद 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे, यानी फ्रांस की आर्मी के डॉक्टर थे, उनका नाम था लेवरन ने क्या किया, इस बात के ऊपर उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट उन्होंने पहले यानी जो डिस्कवरी हुई थी ना कि टाइनी क्रिएचर्स हैं जो डिजीज़ फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उन्होंने इस बात को पॉइंट बनाकर मलेरिया के ऊपर रिसर्च शुरू कर दी कि फिर मलेरिया की जो बीमारी फैली हुई है उसका रियल कॉज क्या है। उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कैसे किया, ही टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम मलेरिया पेशेंट्स बॉडी एंड एक्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या किया, जितने लोगों को मलेरिया था उनमें से कुछ लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए और उन ब्लड सैंपल्स को उन्होंने माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि उनके ब्लड के अंदर छोटे छोटे टाइनी क्रिएचर्स मौजूद हैं, छोटे छोटे लिविंग बींग्स मौजूद हैं जो उन्हें माइक्रोस्कोप में नजर आ रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी डिस्कवरी के बारे में दूसरे साइंटिस्ट को बताया, लेकिन किसी ने भी उनकी इस बात का यकीन नहीं किया, तो उनकी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब जब उनकी ये फर्स्ट डिस्कवरी के बाद
के 2 साल मजीद के जब गुजरे तो एक और फिजिशियन थे, उन्होंने भी ब्लड सैंपल किसी और मलेरिया पेशेंट के जब ब्लड सैंपल चेक किए तो उन्हें भी उस तरह के टाइनी क्रिएचर्स नजर आए, लेकिन उनकी बात में भी किसी ने यकीन नहीं किया, उनकी डिस्कवरी में भी किसी ने कान नहीं धरे। फिर तीसरी बार फिर यानी इस डिस्कवरी के 3 साल गुजरने के बाद एक और फिजिशियन थे, उन्होंने भी सेम वही चीज़ ब्लड में ऑब्जर्व की जो पहले 2 बार देखी जा चुकी थी। ठीक है, फिर उस टाइनी क्रिएचर को नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का, कि ये टाइनी क्रिएचर्स क्या है, प्लाज्मोडियम है बेसिकली। और ये तमाम क्या थी, अब बात आई ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है, यानी बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करने की, कि भाई अब हम इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जमा हो गई थी। ठीक है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, अब 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में मैनी डिफरेंट कॉजेज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड, बहुत सारे मुख्तलिफ वजूहात बताई गई मलेरिया के फैलाने की या मलेरिया के फैलने की। सो टोटल जो है वो 4 ऑब्जर्वेशंस बनी मलेरिया के ऊपर। कौन कौन सी? पहली बात, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, क्योंकि मार्शी एरियाज से ये बीमारी फैल रही थी, तो ये बात कही गई कि भाई मलेरिया और मार्शी प्लेसेस का कोई ना कोई लिंक तो है जिसकी वजह से मलेरिया स्प्रेड हो रहा है। दूसरी बात, क्यूनिन केमिकल कंपाउंड, वो क्या है, वो एक इलाज है, बेहतरीन इलाज है किसका, मलेरिया के केस में। तीसरी बात, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मलेरिया डज नॉट कॉज मलेरिया, अब जो लोग मार्शी एरियाज में थे और जो वहाँ का उन्होंने जो गंदा पानी इस्तेमाल किया उससे उनको मलेरिया नहीं हुआ। और लास्ट बात क्या थी कि भाई प्लाज्मोडियम उन पेशेंट्स के ब्लड में मौजूद है, इनको मलेरिया है। तो सारी कहानी के बाद 4 ऑब्जर्वेशन सामने आई जो कि ये थी। अब इन 4 ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए इन पर हाइपोथेसिस बनाया गया, और हाइपोथेसिस में क्या कहा गया कि भाई मलेरिया केस में हमारे पास एक ही हाइपोथेसिस बन सकता है। ठीक है, देखो जो पहली बात थी मार्शी प्रोसेस की और मलेरिया वाली, वो तो ये पे ख़त्म हो गई कि भाई जो मलेरिया पेशेंट्स हैं जब उनको वो पानी पिलाया गया तो उससे उनको मलेरिया नहीं हुआ, तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे ख़त्म हो गए। और क्यूनिन इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया के लिए। ठीक है, तो बचा क्या पीछे, प्लाज्मोडियम। तमाम मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में क्या मौजूद था, प्लाज्मोडियम। तो इस सूरत हाल पे एक ही हाइपोथेसिस बन सकता था, और वह क्या था कि भाई प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, के रिस्पॉन्सिबल है कि भाई जब मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है, टाइनी क्रिएचर्स मौजूद है, तो यही रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए। तो ये जो उस वक्त जो हाइपोथेसिस पास किया गया मलेरिया केस में वो ये था। ठीक है, अब अगला स्टेप हमें पता है क्या होता है, रिडक्शन का होता है। जो लॉजिकल हाइपोथेसिस होते हैं उनको रख दिया जाता है और जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो देखो मलेरिया केस में क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक रिडक्शन, साइंटिस्ट ने क्या किया, रिडक्शंस बनाई। और रिडक्शन क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया कि रिडक्शन हम ज़्यादातर इंडक्टिव रीजनिंग को फॉलो करते हुए बनाते हैं। कि रिडक्शन क्या बनी कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन ऑल पर्सन इल, और तमाम पर्सन उससे बीमार हो रहे हैं, तो विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, तो इफ और शुड वाली बात आ गई, तो ये कौन सी इंडक्टिव रीजनिंग। अब ये हो गई हमारे डिडक्शन के तमाम हाइपोथेसिस में से इस हाइपोथेसिस को जो हमारे पास ऊपर लॉजिकल हाइपोथेसिस की भाई प्लाज्मोडियम ही, क्योंकि सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पेशेंट्स थे जब 3 बार ब्लड को चेक किया गया तो तीनों बार ब्लड सैंपल में उनको प्लाज्मोडियम मिला, तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गई ना। तो अब इसी पर इंडक्टिव रीजनिंग हमारे सामने आई, वो क्या थी कि भाई अगर प्लाज्मोडियम ही रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए, तो तमाम मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम को होना चाहिए। अब हाइपोथेसिस और डिडक्शन की बेसिस पे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना, हमें पता है कि पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर हाइपोथेसिस होती है, और फिर क्या होती है, डिडक्शन होती है, और फिर इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए क्या परफॉर्म किया जाता है, एक्सपेरिमेंट। तो अब बारी आई एक्सपेरिमेंट की, और हमें ये भी पता है कि एक्सपेरिमेंट कितनी तरह परफॉर्म किया जाता है। एक्सपेरिमेंट 2 स्टेप में परफॉर्म करते हैं, 2 ग्रुप्स बनाकर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक वो ग्रुप जो हेल्दी पर्सनस का होता है और एक वो ग्रुप जो इन्फेक्टेड लोगों का होता है। तो वही चीज़ की गई कि यहाँ भी मलेरिया केस में भी 2 ग्रुप्स बनाए गए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या किया गया, 100 उन लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए गए जिनको मलेरिया था, और हेल्दी कंट्रोल ग्रुप में क्या किया गया, 100 हेल्दी पर्सन के ब्लड सैंपल्स लिए गए जिनको कोई बीमारी, जिनको मलेरिया नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद जब ये तमाम रिसर्च हुई, जब एक्सपेरिमेंट हुआ, जब इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट सामने आया। क्या रिजल्ट सामने आया, इन केस ऑफ मलेरिया इट वाज फाउंड दैट, कि मलेरिया केस में ये बात सामने आई, ऑल द मलेरिया पेशेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स थे उन सब के ब्लड में वो टाइनी क्रिएचर्स नज़र आए, यानी प्लाज्मोडियम नज़र आए। Whereas the blood of healthy persons control group were free from plasmodium, जबकि जो हेल्दी पर्सनस थे यानी जो कंट्रोल ग्रुप था हमारा, उनके ब्लड में कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या सामने आया कि भाई प्लाज्मोडियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए। बट यहाँ एक और बात भी सामने आई, और वो क्या थी, बट 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस यानी कंट्रोल ग्रुप ऑल्सो हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड,
लेकिन जो 100 हेल्दी पर्सन थे उनमें से भी जो 7 लोग थे उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम नज़र आ गया। ठीक है, जो 100 में से 7 लोग थे, जो हेल्दी लोगों का ग्रुप था ना, उनमें भी जो 7 लोग थे उनके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मौजूद था। लेकिन किस फॉर्म में मौजूद था? इंक्यूबेशन पीरियड में मौजूद था। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट एंड होस्ट टिल द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, कि जब पैरासाइट उसको बोलते हैं जब आपकी बॉडी में रहता है और आपको नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, तो देखो इंक्यूबेशन पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं कि जब कोई जरासीम या कोई पैरासाइट आपकी बॉडी में एंटर हुआ और जब तक उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी पे अपीयर नहीं होते, जब तक कोई असरात आपकी बॉडी पे नज़र नहीं आते, तो तब तक पूरा जो उसका मल्टीप्लाई होने का पीरियड होगा, पूरा जो बॉडी के अंदर ग्रो करने का पीरियड होगा ना, वो कहलाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। क्योंकि जब वो अपनी फौज जमा कर लेगा ना, उसके बाद वो डायरेक्ट ब्लड में आ जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी इसी तरह से ग्रो करता है कि जब वो बॉडी में जाते हैं ना, पहले स्पेसिफिक जगह पर ही होते हैं, वहाँ वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, अपने सेल्स बनाते रहते, जब उनकी अच्छी खासी पूरी फौज बन जाती है ना, उनके अच्छा खासे उन्होंने अपने नंबर्स बढ़ा देते हैं ना, जब वो अपनी तादाद बढ़ा देते हैं, फिर वो डायरेक्ट ब्लड में आते हैं और फिर उसके असरात भी हमारी बॉडी पर अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड उसको बोलते हैं कि जब पैरासाइट बॉडी में एंटर हुआ, यानी जरासीम बॉडी में एंटर हुआ, और वो उस वक्त तक जब तक कि उसके असरात बॉडी पे नज़र आए। ठीक है, यानी वो मल्टीप्लाई होगा, ग्रो करता रहेगा बॉडी के अंदर उस वक्त तक जब तक कि उसके असरात बॉडी पर अपीयर होना शुरू हो, कुछ बॉडी पर फिजिकली नज़र आना शुरू हो। तो ये पूरा पीरियड क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो यानी जो हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था, तो अब हेल्दी पर्सन में से भी जो 7 आए जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, इसका मतलब वो भी क्या थे? इन्फेक्टेड पर्सन्स थे मलेरिया से। ठीक है, इस पूरे केस में हमारे पास रिजल्ट क्या बना? मलेरिया के केस में रिजल्ट हमारा ये बना कि हमारा जो हाइपोथेसिस था, हमने जैसे स्टार्ट में पढ़ा था कि हाइपोथेसिस को हमेशा रिजल्ट क्लेरिफाई करता है, वेरीफाई करता है। तो इस केस में भी जो हमारा हाइपोथेसिस था वो क्या था कि भाई प्लाज्मोडियम ही रियल कॉज है मलेरिया के लिए। तो ये तमाम बात इस सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद प्रूव हो गई कि वाकई जो प्लाज्मोडियम है वही रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के लिए। तो क्लियर हो गई आपके लिए ये बात। इन तमाम बायोलॉजिकल स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इस बात को प्रूव किया और इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया कि भाई प्लाज्मोडियम ही मलेरिया डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फिर उसके लिए इफेक्टिव जो ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल की गई और उसका इलाज इस तरह से हुआ, और उसकी रिसर्च करके ये तमाम बात सामने आ गई कि प्लाज्मोडियम ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मलेरिया के लिए। होप्स हो कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी, पूरी बात समझ में आई होगी, पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। ये डिटेल टॉपिक है, लॉन्ग सेक्शन में इसके आने के चांसेस हैं, अदरवाइज ये शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, हाइपोथेसिस की पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था कि सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, तो सवाल जिस तरह से भी आएगा आपको जवाब उसी तरह से लिखना है। तो होप्स हो कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको आपसे सवाल को समझ में ना आई हो या रह गई हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टडी करेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 ही टॉपिक्स हैं वही स्टडी करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद हम चैप्टर 1 और 2 दोनों के MCQ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।